बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे केसेस को। मैंने आपको बताया था कि उसको लिखने के ना 3 केसेस होते हैं हमारे पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर रियल एंड रिपीटेड, फिर एंड पे कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, इसमें मैं आपको चलो आपकी ना रिवीजन करवा देता हूँ कि ये जो 2 केसेस हैं ना, ये हम लोग कर चुके थे। कि पहला केस ये था कि डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। इसको मैंने लिखने का तरीका बताया था कि आपने इसको लिखने का सोल्यूशन का इसका तरीका क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये आपने जनरल सोल्यूशन मैंने आपको कहा था कि जितने आपके वैल्यू इधर रूट्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिख लेना। ये था हमारा केस 1। फिर केस 2 था जी रिपीटेड रियल रूट्स। इसका मैंने बताया था कि जब आपके पास जो रूट्स हैं ना वो रिपीट हों, मतलब कि जैसे ये 1 1 ये रूट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको रिपीटेड को लिखने का तरीका ये वाला था। ठीक है, ये रिपीटेड को लिखने का तरीका। फिर इसके अलावा जो रिपीटेड नहीं हो रहा उसको आपने ऐसे अलग से लिख देना है। रिपीटेड को लिखने का ये तरीका था कि जितने रूट्स रिपीट हो रहे हैं उतने आपने इधर से कांस्टेंट उठा लेने, और जो रूट्स रिपीट हो रहा है वो इधर लिख देना है। ये तो था पुराना काम। मैं इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये पिछले वीक हमारा ना काम हो चुका था, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवाया कि ये केस नंबर 1 भी हो गया था, ये वाला केस 2 भी हो गया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस 3। अच्छा, अब केस 3 में क्या था कि केस 3 में हमारे पास होगा कम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है जी, ये मैंने इसको ओपन किया है कि जो हमने इसकी एक्सरसाइज करनी ना 10.1, उसमें यही 3 केसेस को ही सोल्व करना है। ठीक है, कि सबसे पहले रियल एंड डिस्टिंक्ट का भी मैंने आपको कंपेयर करवाया कि ये भी हम सोल्व कर चुके हैं, रियल एंड रिपीटेड ये भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कम्प्लेक्स। इन नामों से शो हो रहा है कि अगर आपके जो रूट्स हैं वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, मतलब मुख्तलिफ हों, तो उसको लिखने का तरीका क्या है। दूसरा रूल ये कहता है रियल एंड रिपीटेड, मतलब कि अगर रूट्स रिपीट हो रहे हों, जैसे कि 1 1 आगे आपके आंसर आ जाए रिपीट हो रहे हो, उसको लिखने का तरीका क्या है। एंड पे हमारे पास थर्ड पे आ रहा है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें अयोटा आ जाए, मतलब कि ए प्लस योटा बी की फॉर्म वाले, उनको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ये थर्ड केस है, इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या देखें कि y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन 1 साइन बी एक्स जमा सी टू कोज बी एक्स। ये इसको लिखने का तरीका जनरल सोल्यूशन कि अगर आपके कम्प्लेक्स रूट्स निकल आते हो तो उसको लिखने का तरीका क्या है, ये मैंने बता दिया हुआ। अब इसमें आपने फिर ए और बी कौन सा लेना देखें कि फ़र्ज़ करें आपका कोई भी जो रूट्स कम्प्लेक्स निकल आते हैं तो उसमें जो ए, इसको हम ए को कहते हैं रियल पार्ट्स है, ये जो अयोटा के साथ होता है ना बी, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो आपने करना क्या है कि जो भी आपके रूट्स निकल है उसमें जो ए होगा वो रियल पार्ट होगा, वो आपने इस ए की जगह ये वैल्यू लगानी है, और इस कम्प्लेक्स नंबर में जो बी होगा वो आपने वैल्यू इधर लगानी। ठीक है, ये रूट्स ये वाला ना आपने जनरल फार्मूला जुबानी याद कर लेना कम्प्लेक्स रूट्स का। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये मैं सोल्व कर रहा हूँ कि उसने कहा जी सोल्व ये। तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि जो सोल्व करने का तरीका है ना, सोल्व करने का तरीका सबके लिए सेम होगा। कि सिंपल सी बात है कि अगर इधर ये क्यूब वाली इक्वेशन है, अगर इधर ये 2 वाली मतलब कि सेकंड इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका आपको पता है कि उसके हम लोग फैक्टर बना के मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो वैसे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर क्यूब आ जाए तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर क्यूब वाली टर्म आ जाए ना तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। ये लास्ट में मैंने बताया था कि सिंथेटिक डिवीजन के अंदर क्या करते हैं, हम इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, मतलब कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, इसका भी 1 है, ये -1 है, ये कोफिशिएंट लिख लिए। अब 1 से इसको डिवाइड करते हैं कि 1 से अगर 0 आ जाता है फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट ट्राई करते जाते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या था कि इधर आपने पहले 0 लिख लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करी जाना है, मतलब कि इधर वालों को प्लस करना है और इन वालों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इधर लिख दिया, इन दोनों को फिर प्लस करे 0 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, वो 0 इधर लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस किया 1 + 0 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इन दोनों को प्लस किया ये आ गया जी 0। एक तो आपको पता चल गया कि 1 के ऊपर इधर आंसर 0 दे रहा है, एक तो इसका रूट सीधा सीधा हमारे पास d इज इक्वल टू 1 आ गया कि हमने कह दिया कि d इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब d इज इक्वल टू 1 को मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि d इज इक्वल टू 1 को आपने लिखना है कैसे, d-1 लिखना है। क्यों? क्योंकि जब d-1 को हमने इक्वल रखना है 0 के तो वो उधर से d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक तो ये हमारे पास ये रूट्स आ गया। अब दूसरा रूट्स आप इसमें नोट करें, एक तो इधर से आपने इसको शुरू करता है, ये हमारी है क्वाड्रेटिक वाली टर्म, मतलब कि 1 बच रही है, इसको आपने लिख दिया d²। अब ये थी d वाली टर्म, अब ये d वाली टर्म जो कि क्या आ गई 0 आ गई, तो इसका मतलब d वाली टर्म आनी नहीं है। फिर कांस्टेंट टर्म क्या बची, कांस्टेंट टर्म 1 बची, ये तो क्यूबिक वाली है वैसे 0। अच्छा, इसमें अब क्या करना है आपने देखें, पहली टर्म ये स्केयर वाली थी, 1 था, d² ही आ गया। इधर देखिए मैंने आपने नोट किया होगा इधर मैंने डी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जो डी वाली टर्म इसमें 0 होगी।
पिछले वाले केस में इधर भी कोई ना कोई वैल्यू आई थी तो वो मैंने डी के साथ लिख दी थी। कौन सा टर्म 1 आ गई, ये क्यूबिक वाली वैसे 0 होगी, तो मतलब कि सारे को कैसे लिख दिया डी स्क्र प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लें तो इधर से देखें, एक तो ये आ गया हमारे पास डी माइनस वन इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू 1, एक तो ये रूट आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब दूसरा ये कि डी स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्र इज इक्वल टू -1, इसको हमने सोल्व किया तो डी मेरे पास कितना आ गया प्लस माइनस योटा आ गया, ठीक है जी। अब ये मैंने इधर उसको मजीद लिख दिया कि डी इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस योटा। अब इसका मतलब पता है कि इसके जो रियल पार्ट है ना, इधर मतलब रियल पार्ट जो इसका है, अगर रियल पार्ट किसी में मौजूद ना हो कम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका मतलब पता क्या होता है कि वो रियल पार्ट 0 ही है। जैसे मैंने इसको देखो आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने लिख दिया कि 0 प्लस माइनस योटा। अब देखें आप इसमें आपका ए क्या बन रहा है, इधर वाली रियल टर्म है ए होगा, मैंने जैसे बताया था कि मतलब इसमें ए आपका कितना बन रहा है, अब ए इज इक्वल टू 0 बन रहा है। बी आपका कितना बन रहा है, ये जो अयोटा के साथ कोफिशिएंट होगा, चूंकि इसका कोफिशिएंट अब कोई भी नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, तो मतलब कि ए आपका कितना आ गया 0, बी आपका कितना आ गया 1 आ गया। तो कम्प्लेक्स रूट को एक लिखना है, एक तो आपने डी इज इक्वल टू 1 वाले को लिखना है। डी इज इक्वल टू 1 वाले को लिखने का तो पुराने तरीका, कम्प्लेक्स वाले को देख लेते हैं। देखिए आपने सिंपल क्या करना है, वो जनरल फार्मूला उसमें ए की जगह 0 लगा देना, बी की जगह 1 लगा देना, बस कम्प्लेक्स वाला लिखो हो जाना। देखें ये मैंने लिख दिया जी कि द जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू दिस, ये कम्प्लेक्स रूट को लिखने का तरीका होता है। अब देखिए आप नोट करें, ये मैंने लिख दिया c1 e की पावर 1x। ये क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे पास एक डी इज इक्वल टू 1 नहीं आया था, ये वाला मैंने लिखा डी इज इक्वल टू 1 वाले को, ठीक है। कांस्टेंट आपने रोटेट कर देने, अब इसमें आपने c1 लिया है तो ये कम्प्लेक्स वाले को जब लिखना है इसमें आप कांस्टेंट x वाले ले लें, मतलब कि एक c2 ले लें, एक c3 ले लें। तो ये मैंने लिखा जो डी इज इक्वल टू 1 आंसर आया था केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ये वो लिखो हो गया। अब इस सारे को हमने लिखना है कम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग। अब उसमें मैंने आपको बता दिया कि रियल में आपका ए कितना आया 0 आया, बी कितना आया 1 आया। तो देखें ए की जगह 0 लिख दिया मैंने, तो इधर बी की जगह 1 लिख दिया, तो बी की जगह जब 1 लिखा तो ये ख़त्म हो गया, ये चीज़ बच गई मेरे पास। ये एक्स ही है, ठीक है, ये एक्स ही है, थोड़ा सा इधर हो गया मिसअंडरस्टैंड। अच्छा अब इसको मजीद सोल्व कर लें, 0x से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो गया, तो e की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के होती है, e की पावर 0 1 के इक्वल होती है, याद रखना है आपने। तो ये सारा खत्म हो गया, तो बाकी क्या बचा c1 e की पावर x, c2 sin x, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है जी। अब इधर मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए कि अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए उनको कैसे लिखना है, फिर रिपीटेड को कैसे लिखना है। ये लास्ट वाली मैंने ये बाय हैंड सोल्व की, कम्प्लेक्स है, इस कम्प्लेक्स को कैसे लिखना है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपने यही सोल्व करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस बंदे को, तो ये तीनों मैंने जैसे एक एक लेक्चर में करवाया काम, देखें आप कि एक लेक्चर में मैंने एक केस को डिस्कस किया है, दूसरे लेक्चर में दूसरे केस को डिस्कस किया है जी। आज तीसरा वाला लेक्चर था, इसमें मैंने थर्ड केस को डिस्कस किया है। तो 10.1 ये मैंने आपको फाइल सेंड की हुई है, सबसे पहले आपके पास ये मौजूद होगी फाइल, तो उसमें आप लोग देख लेना कि ये 10.1 है। हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे हम लोग कि ये पहले 15 तक क्वेश्चन करते हैं, 15 तक जो कोई क्वेश्चन इसमें लेंथी होगा वो छोड़ देते हैं, बाकी जो मतलब के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है जी। फिर इसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला है, तो सबसे पहला काम तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपने इसको ना सोल्व करना है, ठीक है जी। तो सोल्यूशन करने का अगर मैंने आपको बताया था कि अगर इधर पावर स्केयर होगी तो आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर लेना है, अगर इधर क्यूब होगी तो आपने सिंथेटिक डिवीजन कर देनी है। तो अब चूंकि इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उसने इसके, अब दो तरीके होते हैं आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के, कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फार्मूला से भी सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर देते हैं और फार्मूला से भी लगा दें। इधर उसने लगा दिया इधर ये सीधा सीधा फार्मूला, लेकिन आप इसके फैक्टर भी बना सकते हो कि इसको 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 है, तो 36 के फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 12 बाय मल्टीप्लाई करने 36 है, वो भी कर सकते हो। लेकिन इधर ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, ये उसने बाय फार्मूला, ये मैट्रिक की बुक में लिखा हुआ है, ये आपको आना चाहिए। ये काम तो मैट्रिक वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का ये फार्मूला लिखा है कि फार्मूला लगा दिया, लेकिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेना। अब देखें मेन जो इसको डी को सोल्व करके ये मेरे पास आ गई। अब आपने देखना है कि ये जो रूट्स आए ये केस कौन सा बन रहा है, आपने इस केस को उसके मुताबिक लिखना है। अब देखें दोनों आंसर हमारे कितने आ गए 2/3 2/3, तो इसका मतलब आप नोट करें ये केस कौन सा बन रहा है, ये केस बन रहा है 2 वाला, मतलब कि रियल एंड रिपीटेड। तो रियल एंड रिपीटेड को लिखने का तरीका क्या था, ये वाला था। मैंने कहा था कि जितने नंबर आएंगे उतने कॉन्स्टेंट आ जाएंगे। देखिए दो कॉन्स्टेंट ले लिए कि c1 प्लस c2x e की पावर, इधर आपने वो लिखना होता है जो रिपीट हो रहा हो, तो रिपीट कौन सा 2/3 है, तो 2/3x, ये आपने इसका सोल्यूशन लिख दिया, ठीक है जी।
तो ये 1 वाला कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, इसके आप फैक्टर बना के कर लेना, ये फार्मूला ना लगाना। जिसको ये फार्मूला आसान लगता है वो ये फार्मूले से भी लगा सकते हैं। मैट्रिक की बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है कि फार्मूला जनरल क्या होता है कि डी स्केयर का कोफिशिएंट ये ए है, डी का कोफिशिएंट ये बी है, सी जो है ये कांस्टेंट है। तो इधर फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये फार्मूला होता है जनरल। तो पहला क्वेश्चन कर लेना आपने। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए कम्प्लेक्स रूट आ गए, इसको आपने डी को सॉल्व किया। तो डी को सॉल्व करने के बाद ये कम्प्लेक्स रूट आ गया। अब कम्प्लेक्स रूट को लिखने का तरीका मैं फिर बता रहा हूँ। इसमें आपका ए कितना आ रहा है -1/3, -1/3 ये आपका ए आ रहा है। बी आपका कितना आ रहा है 11√15 है। देखो तो उसने क्या लिखा कि e की पावर इधर हम लिखते हैं ना ex, आपको पता होगा जनरल फार्मूला, तो a की जगह लिख दिया -1/3। तो c1 कोड इधर लिखते हैं bx, b आपका ये आ गया, ठीक है जी। तो ये लिख दिया। तो ये हमारा केस बन रहा है थर्ड वाला कम्प्लेक्स वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं। ये 3 वाला है, इसको एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, इसके आपने बनाने सिंथेटिक डिवीजन है। ये देखिए उसने ये इधर सिंथेटिक डिवीजन की भी हुई है। ये सारा सोल्व करके आपने इसको देख लेना। ये 3 वाला भी आप कर सकते हो। 3 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये भी आप कर सकते हो। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये भी छोटा सा है, ये भी आप कर सकते हो। 5 भी कर लेना, 6 भी कर सकते हो, 6 भी छोटा सा ही है। तो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं 7 देखता हूँ। ये बल्कि सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये बल्कि रहने देना, ये लेंथी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8। पहले 6 कर लेना, पहले 6 के बाद ये 7 और 8 छोड़ देना, क्योंकि ये दोनों लेंथी क्वेश्चन है, इनको आप रहने देना। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बल्कि ये नेक्स्ट वाले मुझे लगता है सारे लेंथी हैं, ये आप सारे छोड़ देना, ठीक है जी। इसमें मैं देख लेता हूँ और कोई छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन एक बन रहा है, ये आप कर लेना, ये वाला 12 एक कर लेना। 12 के बाद ये 11 वाले को भी रहने दें। 12 भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, 12 को आप कर लेना। 12 में देखें ये 2 रूट्स बन रहे हैं, सिंपल इसका सोल्यूशन है। उसके बाद 12 के बाद पहले 6 कर लेना, फिर 12 कर लेना। 12 के बाद ये क्वेश्चन नंबर एक ये 14 है, ये भी सही है, ये 14 वाला कर लेना और 13 वाले को भी रहने दो। 14 के बाद ये 15 वाले के रहने दो, ठीक है। तो जो जो मैंने बताया ये 15 तक ना आप वो क्वेश्चन कर लेना। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको मैंने बता दिया है कि इसमें 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहले तो आपको सोल्व करना आना चाहिए कि अगर डी स्क्वायर है तो उसको आपने फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सोल्व करना है। अगर डी क्यूब आ गई तो उसको आपने सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है। फिर दूसरा, सोल्व करने के बाद जो आपके पास रूट्स आने, उस रूट्स को लिखने के तरीके भी 3 हैं। तीनों केसेस मैंने आपको तीनों केसेस की एक एग्जांपल करवाई हुई है कि अगर रियल और रिपीटेड आए कैसे लिखना है, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आए उसको कैसे लिखना है, अगर कम्प्लेक्स नंबर आए तो उसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लिख देना है। तो ये 10.1 के जो मैं क्वेश्चन करवाएं ये आपने कर लेने। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।